आज हम जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं पर क्या असर पड़ता है। हेलो, नमस्कारम। दिस इज रविंद्र सिंगम। हमारे देश हिंदुस्तान की अगर संरचना देखें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और उनमें ये देखें कि एक कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हर संरचना को, हर प्रोसेस को प्रभावित करता है, और सच्चाई से जानने की कोशिश करना, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर शायद दुनिया में और कहीं पर भी नहीं हो, और वो है कास्ट का, जाति। कास्टा शब्द से लिया गया। वैसे समाज के ताने और बाने में हर जगह लेयर्स बनते हैं। जिस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन स्तर बनते हैं, बहुत ताकतवर और अमीर आदमी हैं, बीच के दर्जे के हैं मध्यम वर्ग, और पिछड़े जो लोग हैं, अभावग्रस्त हैं, वो हर जगह मिलेंगे। कार्ल मार्क्स ने इन्हें हैव और हैव नोट्स में बांटा। दूसरे लोग कोई कमेरा और लुटेरा में बांटते हैं, कोई HIG, MIG, LIG में बांट देते हैं। हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, यानी स्तर हर जगह है। चाहे आप किसी धर्म में चले जाएं, किसी क्षेत्र में चले जाएं, वर्ग और वर्गीकरण मिलेगा। लेकिन ये जन्म के साथ जुड़ा हुआ जो वर्गीकरण है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलता है। दूसरी जगह जहां बॉर्डर खत्म, वहीं ये चीजें खत्म। और ये कमाल की बात ऐसी है, इसमें अगर माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाए तो फिर भी आपकी कास्ट चिपकी रहती है, और इसके साथ कुछ चीजें व्यवहार की भी जुड़ी होती हैं, और कुछ स्टिग्मा भी होते हैं। ये किस तरह से बनी, किस तरह से उत्पत्ति हो, थोड़ा सा मामूली सा देते हुए, क्योंकि बड़ी बहस है इसके ऊपर। और वर्ण विशेष में 4 समुदायों में बांटे गई, और वो आप लोगों को सब पता हुआ है, पता है इतिहास का। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति और परिस्थिति है, उसके बारे में बात करेंगे। यद्यपि वैदिक काल में कास्ट सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था जिसको कहेंगे, और ऋग्वेद में सबसे पहले आया, जिसमें ब्राह्मण जो नॉलेज के साथ और पूजा पाठ के साथ, ये पूजा भी बाद में आई है, इसके साथ जुड़ा हुआ था। क्षत्रिय सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वैश्य व्यापार, और शूद्र सेवाओं के लिए। सर्विस सेक्टर आज इस समय बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, लेकिन उस समय छोटे छोटे काम और कारीगरी थी, वो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन होता था। बीच में समय बदला और सत्ता की स्थापना होने के लिए एक नई चीज आई, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, और उसने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। और इससे क्या हुआ, जो मोबिलिटी थी, एक काम से दूसरे काम में आदमी जा सकता था, वो जन्म के साथ जोड़ दी। यहाँ चीज़ें अलग अलग हुई। हालांकि स्पेशलाइजेशन के लिए, जिनको हम खानदानी पेशे कहते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए इसका एक सिग्निफिकेंस बताया गया। बाद में आते आते, जिस समय 5वीं शताब्दी के बाद खास तौर से
राजपूत काल आया और जहाँ ब्राह्मणिज्म का सत्ता के साथ जुड़ा हुआ, वहाँ इसमें तीखापन आ गया। लेकिन कास्ट का म्यूटेशन बहुत आगे चलता गया। जो इस सल्तनत और मुस्लिम पीरियड आता है, मिडीवल टाइम में, ये सारी चीज़ें भरभरा जाती हैं और कास्ट से विभिन्न समुदायों में धार्मिक जब परिवर्तन होने लगे तो इसमें और ज़्यादा तीखापन आ गया और ज़्यादा असुरक्षा पैदा हो गई और कठोर नियम बना दिए गए। और ब्रिटिश काल में, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय के ऊपर ब्रिटिशर्स का फैला हुआ, इंपीरियलिज्म का फैला हुआ, उसी तरह से कास्ट ने म्यूटेशन किया। अंग्रेज़ों ने विशेष तौर से अलग अलग बटालियन और रेजिमेंट कास्ट के नाम से की। जैसे विशेष तौर से जो उनके साथ रहे, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। इस तरह से कास्ट को रेजिमेंटाइजेशन कर दिया गया और जो एक सिद्धांत था डिवाइड एंड रूल का, वो स्थापित हो गया। कास्ट एक सामाजिक संरचना का एक स्थापित इंस्टीट्यूशन, सबसे ज़्यादा तीखापन वो अंग्रेज़ों के समय पे हुआ। एक फेज जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है स्वतंत्रता के बाद। सबसे बड़ा जो पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन ने किया वो समानता का अधिकार दिया। आर्टिकल 14 to 19 और बल्कि 21 तक जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम था। प्रॉपर्टी राइट्स, राइट्स टू अपॉर्चुनिटी, इसके बीच में अंग्रेजों में भी और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने बड़े काम किए। राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है और हिंदुस्तान की खास तौर से जो बुराइयां कास्ट सिस्टम की वजह से अंदर चली गई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं को अधिकार से वंचित कर देना, शिक्षा से और प्रॉपर्टी से। क्योंकि जब भी स्थापित इंस्टीट्यूशन ताकतवर होते हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो महिलाएं होती हैं और उनके अधिकारों पर प्रहार किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद अधिकार मिले, समानता का अधिकार भी बना, आर्थिक अधिकार मिले, संपत्ति के अधिकार मिले, विधवा पुनर्विवाह की भी व्यवस्था हुई। विलियम बेंटिंग के बड़े सुधार हैं और लॉर्ड रिपन के, विद्यासागर के भी का भी नाम लिया जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय और अंग्रेजों में जो सुधार रिफॉर्मिस्ट थे उनका नाम, और उनमें एक बहुत बड़ा नाम आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लिया जाए, जिन्होंने कास्ट पे भी प्रहार किया, धर्मांधता पे भी किया, महिलाओं के अधिकारों की भी बात की। 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके बाद। एक डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्होंने महिलाओं के लिए अधिकार के लिए बहुत ज्यादा, महिलाओं के राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी में डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम। फूले का नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट शिक्षा के लिए लिया जाता है, समानता। जो और बड़ा नाम आया है वो काशीराम का और VP सिंह का भी लिया जाता है, जिन्होंने ताकत के साथ, टकराव के साथ भी मुकाबला किया, ये नाम भी, और मंडल आयोग को लागू किया। VP सिंह राजपूत थे, ताकतवर थे, लेकिन
ओबीसी को अधिकार रोजगार के दिए वो मंडल आयोग से वीपी सिंह के समय में, तो ये भी नाम महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में खास तौर से चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि इलेक्शन इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में, उसमें चुनावों को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा कारक है वो है कास्ट। इसलिए हर कास्ट के नेता आ गए और एक प्रतिशत मात्रा और गिनती शुरू हो गई किसके कितने वोट हैं, और सभी पार्टियां, जो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहा वो द विनिंग कैपेबिलिटी, कि चुनाव जीत कौन सकता है, टिकट उसको दी जाती है। इस तरह से कास्ट का जो डिवीजन था और ज़्यादा शार्प हो गया। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में, एग्जीक्यूटिव में कास्ट के भी बड़े लेयर हो गए। अगर आप डेटा को एनालाइज करें, जुडिशरी में कौन लोग हैं, मिलिट्री की हायर पोजीशन में कौन लोग आ गए, बैंक में कौन लोग आ गए, चार्टेड अकाउंट्स कौन लोग हैं, और जब उनकी एक्सेस हाई ऑफिसेज में हो गई, डॉक्यूमेंट्स के साथ हो गई, तो ताकत के साथ दूसरी चीज भी साथ जुड़ गई, बुराइयां भी। और वही लोग जो ताकतवर थे, सबसे ज़्यादा वही लोग कुछ बुराइयों के साथ भी जुड़े, जिनमें बुराइयां सबको मालूम है, जिनमें करप्शन के चार्जेस हैं, स्पाई हो जाती हैं, ये चीज़ें, बैंक फ्रॉड्स होते हैं। ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा किए जो सत्ता के नज़दीक थे, सत्ता में स्थापित थे। ये एक इम्प्लीकेशन ये है, ये किसी वर्ग की नहीं है, ये दिमाग की बीमारी है, किसी वर्ग की नहीं है। इट लाइज इन द ब्रेन ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। कास्ट का सबसे बड़ा जो कारक रहा है वो सेग्रीगेशन है, अलग रखना। उनके घर अलग हैं, और ख़ास तौर से मैट्रिमोनियल विवाह एक कास्ट का एक कास्ट में होता है। अगर मैट्रिमोनियल विवाह इंटरकास्ट मैरिजेज में बढ़ जाए और मिक्स्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ बने, जैसे अगर ये नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं या अर्बन प्लेसेस हैं, वहाँ पर कास्ट इतनी शार्प नज़र नहीं आती है, पीपल आर लिबरल। लेकिन जहाँ अलग अलग हैं वहाँ पर कास्ट का साफ साफ अलग अलग विभाजन दिखाई देता है, और इसके साथ कुछ स्टिग्मा भी लगा दिए जाते हैं। है बुरी बात, लेकिन वो सच्चाई है। कमजोर वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा उनको अपराध के लिए जा सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन। सो कास्ट के साथ जुड़ी हुई अत्यधिक आर्थिक असमानता समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज की स्थिरता के लिए जरूरी है राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो अधिकार है, राइट टू हैव प्रॉपर्टीज, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई नौकरियों में और अवसरों में। अब मिश्रित जो सिस्टम आया है वो ज़्यादा उचित नज़र आता है और ज़्यादा कारगर है। जो लोग निर्णय लेने की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस तरह से निर्णय जरूर लें कि शोषित है उसको ज़्यादा प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन ना रहने दें। एक प्रोटेक्शन वॉल जिसको ज़रूरत है, और इसीलिए आरक्षण की आवश्यकता हुई। आरक्षण का मतलब यही है जैसे मकान की बाउंड्री वॉल है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, और ज़रूरी भी है। ये दोनों तरह से
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कल्चरली भी, बल्कि ये कहूँगा आदमी को आदमी का शोषण से बचाना चाहिए। इसलिए सारी की सारी सत्ता, सारे के सारे साधन कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएं, ये उचित नहीं है। साधनों का बंटवारा सभी वर्गों के पास समान रूप से आए, तो ये एक ताकतवर हिंदुस्तान को बनाएंगे। हमारा समाज इस तरह का हो जिसमें भय नहीं हो, सभी को ग्रो करने की बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं, जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसलिए आदमी आदमी का शोषण ना करे, क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का ना करे, वर्ग दूसरे वर्ग का ना करे, सभी के लिए समान अवसर हों और शेयरिंग की हमको आदत पड़े। इसी से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में एक जो बड़ा कारण था वो जातीय और वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें काबिल लोगों को, जो मेरिट के लोग थे, जो बुद्धिमान थे, सबल थे, बहादुर थे, उनको देश की सेवा के लिए अगर वंचित रख दिया तो एक बड़ा भाग देश की सेवा में काम आ सकता था, वो नाकारा हो गया था। और एक बड़ा कारण ये भी है कि हिंदुस्तान गुलाम बना। हम सब हैं हिंदुस्तानी, सब हैं भाई भाई, हम सब हैं हिंदुस्तानी, सब हैं भाई भाई। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। मिडियल टाइम में और ब्रिटिश टाइम में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा चरम पे आ गई थी कि लोगों को मंदिर पे नहीं जाने दिया जाता था और कुएं से भी पानी नहीं लिया जाता था। शादी विवाह तो अलग अलग होते थे, अछूत समझा जाता था। मैं मुंशी प्रेमचंद के एक कहानी ठाकुर का कुआं, जिसमें से पानी की वजह से, पानी नहीं ले जाने की इजाज़त की वजह से एक परिवार किस तरह से बर्बाद हो जाता था, इससे अधिक अमानवीय और शोषण की कोई कथा नहीं हो सकती। कथा प्रसंग और कथा वाचन अगर ईमानदार होता है तो सामाजिक बुराइयों को बिल्कुल सही तस्वीर की तरह से दर्शाता है। शोषित और पिछड़े वर्गों के लिए बड़े संदेश आए। संगठित रहो, शिक्षित बनो, नशे से दूर रहो और शोषण का मुकाबला करो। ये संदेश समाज सुधार को ने दिए। दूसरी ओर सांस्कृतिक बदलाव के साथ और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर से चीज़ों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। बदलते भारत में इंटरकास्ट मैरिजेज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाउसिंग में अच्छे घर सभी के लिए बनने लगे हैं और अवसरों में समानता भी पहले से बेहतर हुई है, जो एक अच्छे समाज के निर्माण की ओर इशारा करती है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में देखें, वहाँ रिजर्वेशन नहीं होने से रिप्रेजेंटेशन
पर असर पड़ता है। सिक्योरिटी में हाई ऑफिसर्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंच पाता। जुडिशरी में, खास तौर से हायर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन कमतर ही है, बहुत कम है। एम्स में अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें छप के भी आई हैं जो हिंदुस्तान के नई एजुकेशन में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, एम्स हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम हैं, वहाँ पर देखें। यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग फैकल्टी है वहाँ पर देखें। और एक नई चीज़ है कि नॉट फाउंड एलिजिबल का एक नया टूल इस्तेमाल किया जाने लगा है। वहाँ रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर आपको एग्जीक्यूटिव में हायर पोजीशन नहीं आएंगे तो असर नज़र आएगा। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस टू क्रेडिट, यानी पैसे के लिए, लोन्स के लिए अगर नहीं मिलेगा तो एंटरप्रेन्योरशिप फेल हो जाता है। इसलिए एक ब्लॉक पैसे का अलग से लगा देना चाहिए। ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, शोषित वर्ग हैं, उनके लिए पैसा इतना रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितने सीए है उसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ क्यों नहीं जोड़ दें, जो व्यापार को एक निर्णायक दिशा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम करने की ज़रूरत है। ये नारा बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ज़मीन के ऊपर भी आना चाहिए। पैसे में ताकत है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक रीच सबको बराबर मिले। प्रॉपर्टी स्थिरता देती है, वहाँ पर सबकी एक्सेस हो जानी चाहिए। हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक्सपोजर भी और वहाँ पर रोज़गार भी हर सेक्शन को मिलना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन तभी होगा। कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, जैसे जुडिशरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैंने नाम लिया, वहाँ पर सबका प्रतिनिधित्व अगर बढ़ता है तो देश को ताकत मिलेगी और जो छुपे हुए टूल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। शोषण के टूल्स हो जाते हैं समय के साथ। सिर्फ व्यवस्था बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाता, स्वयं को भी बदलना होता है। जितने भी सेक्शंस हैं जो वंचित वर्ग के हैं, उनको खुद भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हेल्थ केयर के ऊपर विश्वास बढ़ाना चाहिए। सबल होना जरूरी है। नशे से दूर रहें। और सबसे जो ताकत चीज़ है वो नॉलेज है। इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज लीड्स टू सिन। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को प्यार से अगर सुलझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नफ़रत से नफ़रत ही पैदा होती है। इसलिए समावेशी बने, सबको साथ लेकर चले, अपना कौशल बढ़ाएं, संगठित रहें, संसाधनों की जहाँ तक रीच हो सकती है वहाँ तक पहुँचें, और देश नहीं तो विदेश तक भी आप लोग अपने जो अरमान हैं उनको पूरा करने के लिए अपने सभी संसाधन जोड़ दें। क्योंकि मिटा के अपनी हस्ती को पहुंचा दे आसमान तक, गगन तक, मिटा के अपनी हस्ती को। क्योंकि दाना जमीन में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेहनत करोगे, दाना पानी जमीन के पास है, आपने मेहनत से उसको बहुत बड़े उपवन में बदल देना है, ताकि हमारा ये सुंदर संसार बन सके।
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम इस तरह से कहेंगे, गिविंग लेवल प्ले ग्राउंड, एक लेवल पे। इसको इस तरह से समझिए, एक आदमी नीचे है और एक छत पे, और मान लो दोनों के पास बराबर साधन है, और अगर युद्ध होता है तो हाई टोपोग्राफी पे बैठा हुआ आदमी नीचे वाले को के ऊपर भारी पड़ता है। यही कारण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे है। जिनके पास पहले से साधन ज़्यादा हैं, जिनकी रीच ज़्यादा है ब्यूरोक्रेसी में, एग्जीक्यूटिव में, राजनीति में, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते। इसलिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़रूरी है। अवसरों की समानता देना, संविधान में देते हैं, लेकिन बीच में फिर वही जैसे सीपेज हो जाती हैं चीज़ें। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है।